आरएनए प्रोसेसिंग या आरएनए मॉडिफिकेशन। हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को पहले हम अध्ययन कर चुके हैं और यहाँ हम आरएनए प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस जो है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो डीएनए से आरएनए बनते हैं और आरएनए हम जानते हैं 3 टाइप के, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अब आरएनए के निर्माण के समय ये आरएनए किस फेज में होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है ना। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है और यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी। तो हम इस पूरे मॉडिफिकेशन को एक मैसेंजर आरएनए के एग्जाम्पल को लेते हुए समझेंगे, है ना। यदि हम सबसे पहले आरएनए मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखें, आरएनए मॉलिक्यूल, तो हम ये देखेंगे कि जब ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो जीन ट्रांसक्राइब होगा और आरएनए बनेगा तो उसमें एक इसका 5 एंड और 3 एंड। 5 एंड पर जो सीक्वेंस होगी, इस सीक्वेंस को कहते हैं 5 एंड लीडर सीक्वेंस, ठीक है। लीडर लीड करने वाली सीक्वेंस जो कि 5 एंड की तरफ है, और 3rd एंड की तरफ जो सीक्वेंस होती है उसको 3rd एंड ट्रेलर सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। और इसके बीच में जो पार्ट है, ये पार्ट प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस कहलाता है। तो एक आरएनए मॉलिक्यूल में 5 एंड लीडर, 3 एंड ट्रेलर या टर्मिनल सीक्वेंस और इसके बीच में प्रोटीन को कोड करने वाली सीक्वेंस पाई जाती है। अब जो 5 एंड लीडर सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस एक ही मैसेंजर आरएनए के अंदर कांस्टेंट होती है, लेकिन अलग अलग मैसेंजर आरएनए में ये सीक्वेंस वेरी करती है। अब इस सीक्वेंस की खास बात यह है कि यह कोडिंग, इसमें कुछ कोडिंग इंफॉर्मेशन पाई जाती है और इसी के कारण ही राइबोसोम जो है वो ट्रांसक्रिप्ट पे आके अटैच होता है और वो आगे की तरफ 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करता है, ओरिएंट होता है। लेकिन इस सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसलेट नहीं होती, यानी कि एमिनो एसिड के रूप में कन्वर्ट नहीं होगी। किसकी? लीडर की। वो कन्वर्ट कौन सी होगी? इससे आगे की सीक्वेंस जो कि प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है। तो प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस यानी कि डीएनए के में निहित जो सूचनाएं थी वो ट्रांसक्राइब होकर के आरएनए में आई और यहाँ जो कोडोन है, अब ये स्पेसिफिक एमिनो एसिड जो है वो ट्रांसलेशन करके उनके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की क्षमता रखती है। और जो ट्रेलर सीक्वेंस होती है ये है इसकी टर्मिनल सीक्वेंस कि यहाँ पर आकर के वो पर्टिकुलर जीन जो है उसका एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक आरएनए मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर। अब हम ये देखें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम ये पहले अध्ययन कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक आरएनए मॉलिक्यूल
आरएनए मॉलिक्यूल जब ये बनता है, यानी कि इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ होने के बाद और समाप्त होने से पहले ही इसके साथ ही साथ राइबोसोम अटैच होकर के 5 एंड से इसमें ट्रांसलेशन भी प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है तो उसी दौरान क्या होता है, पीछे से ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। और ये दोनों प्रोसेस जो है इसमें साथ साथ चलती है। ठीक है, इसलिए इसको कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस कहा जाता है। ये चीज किसमें हो रही है, प्रोकैरियोटिक सेल में। यानी कि दोनों चीजें जो है वो साथ साथ चलती है। लेकिन जो ही हम यदि यूकैरियोट की बात करें ऑर्गेनिज्म में, तो यहाँ क्या होता है, यदि हम प्लांट सेल को देखें तो एक प्लांट सेल में उसके केंद्रक में, न्यूक्लियस में डीएनए से जब आरएनए बनेगा, ये तो है डबल स्ट्रैंड डीएनए, और यहाँ से बन गया सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। आरएनए चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो राइबोसोमल हो, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, या फिर ट्रांसफर आरएनए हो। ये आरएनए बनने के बाद में इसमें पहली बात कि केवल ट्रांसक्रिप्शन ही होगा, ट्रांसलेशन इसमें नहीं होगा। न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसलेशन कहाँ होता है, बाहर साइटोप्लाज्म में होता है, ये साइटोप्लाज्म। तो उसके लिए इस आरएनए को यहाँ से बाहर आना पड़ेगा न्यूक्लियर पोर के द्वारा। लेकिन जिस फॉर्म में आरएनए बना है, अभी ट्रांसक्राइब हुआ है, ये उसी फॉर्म में बाहर नहीं आता है। ठीक है, यहां से ये मॉडिफाई होगा, इसमें कुछ चेंजेज होंगे। तो ये जो आरएनए इनिशियल बना है डीएनए से तुरंत, इसको कहते हैं प्री आरएनए। क्या बोलेंगे, प्री आरएनए। और ये प्री आरएनए जो है वो कुछ प्रोसेसिंग के द्वारा ये बाद में कन्वर्ट होता है मैच्योर आरएनए में, एक परिपक्व आरएनए में। और ये परिपक्व आरएनए जो है वो बाहर साइटोप्लाज्म में आता है, मूव करता है। तो कहने का मतलब ये है कि यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में और ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। तो दोनों ही प्रोसेस अलग अलग जगह पर होती है। अब एक प्रोकैरियोटिक आरएनए की यदि हम बात करें तो इसमें और यूकैरियोटिक जो आरएनए बना है, इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस भी हम यहाँ देख लेते हैं। जब आरएनए मॉलिक्यूल ट्रांसक्राइब होगा तो प्रोकैरियोटिक आरएनए मॉलिक्यूल की जो सीक्वेंस होती है वो उसके जीन की सीक्वेंस के बिल्कुल सिमिलर होती है। ठीक है, तो एक जीन सीक्वेंस और उससे बना हुआ आरएनए, हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। इस जीन की सीक्वेंस, जो भी जीन है और जो आरएनए बना है, दोनों की सीक्वेंस सिमिलर होगी। तो ऑर्डर जो है न्यूक्लियोटाइड का, जो ये ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर इसमें होगा। तो इन दोनों के बीच में पॉइंट टू पॉइंट रिलेशनशिप होगा। जो ऑर्डर ये होगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड का वही ऑर्डर होगा। अंतर तो न्यूक्लियोटाइड में हम जानते ही हैं, डीएनए आरएनए में, कि यहाँ पे थायमिन की जगह यूरेसिल होता है।
तो ये जो है सिमिलरिटी जो हम देखते हैं कि इसको हम कहते हैं को लीनियरिटी, कोलिनियरिटी, ठीक है। लेकिन ये कोलिनियरिटी जो है यूकैरियोटिक आरएनए मॉलिक्यूल में नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यदि है यूकैरियोटिक सेल में जो आरएनए मॉलिक्यूल बनता है उस आरएनए मॉलिक्यूल में सबसे पहले बनने वाला आरएनए मॉलिक्यूल वो कहलाता है प्री आरएनए मॉलिक्यूल। यदि हम मैसेंजर आरएनए का एग्जांपल लें तो प्री मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बनता है ना। और ये प्री मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और उस जीन की स्ट्रक्चर तो सिमिलर है, लेकिन जब ये एक प्रोसेस के द्वारा न्यूक्लियस के अंदर ही ये कन्वर्ट हो जाएगा एक मैच्योर या परिपक्व मैसेंजर आरएनए में, तो उस परिपक्व मैसेंजर आरएनए हो, चाहे ट्रांसफर हो चाहे राइबोसोमल हो, तो इस मैच्योर मैसेंजर आरएनए की स्ट्रक्चर और उस जीन की स्ट्रक्चर जिससे ये बना है पर्टिकुलर जीन जो ट्रांसक्राइब हुआ है, इन दोनों की स्ट्रक्चर में बहुत अंतर होगा। अब अंतर कहाँ होगा ये भी हम देख लेते हैं। यूकैरियोटिक जीन में हम देखते हैं कि इसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। यदि हम देखेंगे कि 5 एंड पर लीडर सीक्वेंस, 3rd एंड पर टेलर सीक्वेंस और इसके बीच में एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, ये अल्टरनेट फॉर्म में पाए जाते हैं। अब ये है क्या? इंट्रॉन का मतलब इंटरवेनिंग सीक्वेंस। क्या? इंटरवेनिंग सीक्वेंस। ये एक्सॉन इंट्रॉन की सीक्वेंस जितने भी पाए जाते हैं ये है इनके कोडिंग सीक्वेंस के अंदर, प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस जो हमने इनिशियल स्ट्रक्चर देखी थी उसके पार्ट है ये, ठीक है। अब जब प्री मैसेंजर आरएनए बनता है उस समय तक तो इसमें प्री मैसेंजर आरएनए तक इंट्रॉन इसमें उपस्थित रहते हैं, लेकिन जो ही ये प्रोसेस हो जाएगा तो उसमें ये इंट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में सारे के सारे इसमें एक्सॉन उपस्थित रहते हैं और ये एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए का निर्माण करते हैं। पूरा डिटेल हम आगे इसको देखेंगे। तो जो डिफरेंस यहाँ हम जो कोलिनियरिटी देख रहे थे वो इसमें नहीं है, क्योंकि इंट्रॉन हट चुके हैं, यहाँ से रिमूव हो चुके हैं सारे। तो केवल एक्सप्रेसिव पार्ट जो है वो यहाँ उपस्थित है, इसके बीच के इंट्रॉन्स हट गए। अब हम देखते हैं दो चीज इसमें, एक तो इंट्रॉन और एक है एक्सॉन। इंट्रॉन जो है यह है इंटरवेनिंग सीक्वेंस, एक तरह से नॉन कोडिंग अमीनो एसिड सीक्वेंस है जिसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। इसका मतलब कि मैच्योर मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से केंद्रक से मूव करके जो ही साइटोप्लाज्म में आएगा उससे पहले ही ये इंट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही हटा दिए जाएंगे, है ना। और एक्सॉन जो है ये है अमीनो एसिड कोडिंग सीक्वेंसेस होती है, ये एक्सप्रेसिव सीक्वेंसेस कहलाती है, जो कि एक्सप्रेस होकर के प्रोटीन बनाने की क्षमता रखती है। और ये एक्सॉन इंट्रॉन जो है वो जीन में पाए जाते हैं, ट्रांसक्रिप्ट भी होते हैं, ये ट्रांसक्राइब भी होते हैं, प्री मैसेंजर आरएनए में आ जाते हैं, लेकिन मैच्योर बनने से पहले ये वहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं, जो कि आगे स्टेप का पार्ट है। तो ये मेजर डिफरेंस जो है
प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल और यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल में पाया जाता है। अब हम इस आरएनए प्रोसेसिंग को देखेंगे। कुल 4 स्टेप में हम इसको देखते हैं, आरएनए प्रोसेसिंग को। ये 4 स्टेप इसकी, सबसे पहला कैपिंग, दूसरी स्टेप वो है ट्रिमिंग, थर्ड स्टेप एडिंग, और फोर्थ और लास्ट स्टेप जो है इसकी वो है स्प्लाइसिंग। 4 स्टेप है इसकी। अब हम एक एक करके स्टेप को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम कैपिंग, है ना। कैपिंग, कैपिंग यानी कि कैप यानी टोपी, है ना। तो कैप को लगाना, अब ये कहाँ लगाना है इसको वो हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में हम मैसेंजर आरएनए का एग्जांपल ले रहे हैं। तो प्री मैसेंजर आरएनए जो तुरंत ट्रांसक्राइब हुआ है न्यूक्लियस में, उसको हम ले रहे हैं। इसमें 5 एंड पे लीडर सीक्वेंस या टेलर सीक्वेंस। तो 5 एंड पर एक कैप के रूप में मिथाइल 7 ग्वेनोसिन न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा। ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ अटैच होगा? 5 एंड पे। मिथाइल ग्रुप अटैच है इसमें। तो ग्वेनेसिन यदि केवल ले लें तो ग्वेनेसिन एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड हो गया। यदि इस पे मिथाइल ग्रुप जुड़ गया इसका मतलब ये अल्टर हो गया। तो कोई भी राइबो न्यूक्लियस एंजाइम जो न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, वो इसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे 5 एंड को। तो यहाँ से ये इस पे अटैच हो जाएगा। तो 5 एंड पर यहाँ पे क्या होगा? मिथाइल 7 ग्वेनेसिन, ये 5 एंड पे अटैच हो गया। तो इसका अटैच होना इसको कहते हैं कैपिंग, कैप के रूप में। ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है कि जनरली हम देखें कि कोई भी नया न्यूक्लियोटाइड जब कभी भी जुड़ता है तो वो हमेशा उसको जुड़ने के लिए 3 एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसको चाहिए होता है। ये हम देख चुके हैं। चाहे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा तो भी उसको 3 एंड पे जुड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 5 to 3 एंड में ट्रांसक्रिप्शन होता है। यदि रेप्लिकेशन भी होता है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो भी 5 to 3 डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करता है। तो वहाँ भी 3 एंड पर नया न्यूक्लियोटाइड डीएनए पॉलीमरेज जोड़ता है। तो यहाँ भी आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है वो काम करता है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड काम तभी करेगा जब टेम्पलेट के रूप में डीएनए उपस्थित हो। तो यहाँ तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, कोई टेम्पलेट तो है ही नहीं सामने, तो अटैच कैसे करेगा? और अटैच भी करेगा तो 3 एंड पे करेगा, 5 एंड पे तो करता ही नहीं है। तो कैपिंग एंजाइम जो होता है वो एक अनयूजुअल, यहां पे अनयूजुअल 5 to 5
लिंकेज, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, जबकि होना क्या चाहिए 3 to 5, है ना। यहाँ पे 3 एंड पे अटैच होना चाहिए, तो वो 5 to 3 डायरेक्शन मूव करता है, लेकिन यहाँ पे एक अनयूजुअल 5 एंड पे ला करके न्यूक्लियोटाइड को ये मिथाइल 7 ग्वानिसिन को अटैच करेगा। और दूसरी बात, ये मिथाइल 7 ग्वानिसिन जो होगा अटैच होगा, तो इस प्री मैसेंजर आरएनए के पहले 2 न्यूक्लियोटाइड पर मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच होगा। पहले 2 न्यूक्लियोटाइड पे मिथाइल जो है ग्रुप भी अटैच होगा। तो ये प्रोसेस जो है ये पूरी कैपिंग कहलाती है। कैपिंग होती क्यों है? कैपिंग का काम है कि वह इस एंड को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, और दूसरा जब ट्रांसलेशन के लिए राइबोसोम आएगा तो राइबोसोम की यूनिट को आइडेंटिफाई करके इसमें अटैच कराने में हेल्प करता है। तो ये होता है कैपिंग की प्रोसेस। अब हम सेकेंड स्टेप में चलते हैं, वो है ट्रिमिंग। सेकेंड स्टेप ट्रिमिंग। ट्रिमिंग का मतलब काटना छाटना, ट्रिम्ड करना, है ना। तो जो आरएनए मॉलिक्यूल इनिशियली ट्रांसक्राइब होता है, ये 5 एंड, ये इसका 3 एंड, चूँकि 5 एंड पर मिथाइल 7 ग्वानिसिन जो है वो अटैच्ड है, तो कैपिंग हो चुकी है। अब हम चल रहे हैं सेकेंड स्टेप पे। तो सेकेंड स्टेप पे थर्ड एंड जो होता है ये बहुत लंबा होता है। एक अंतर हम समझ लें कि प्रोकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्ट बनता है, उस ट्रांसक्रिप्ट में थर्ड एंड पर एक टर्मिनल सीक्वेंस होती है। उस टर्मिनल सीक्वेंस जो होता है जहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन का एंड हो जाता है, यानी कि उस थर्ड एंड पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जो उस जीन की समाप्ति का सिग्नल है। लेकिन यूकैरियोटिक जीन में ऐसी कोई टर्मिनल सीक्वेंस नहीं होती है। तो अब वो पर्टिकुलर जीन जो है वो कितना ट्रांसक्राइब होगा, वो ट्रांसक्राइब होता ही रहेगा, उसका एंड नहीं है वहाँ पे, है ना। तो थर्ड एंड इसका बहुत लंबा होता है। तो आगे हम स्टेप में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी सिग्नल सीक्वेंस भी होती है, उस सीक्वेंस के आगे जा कर के कुछ अगेन हम पॉली एडेनिन अटैच करते हैं जो कि उसकी एंड का सिग्नल होता है। ये इसके बाद की स्टेप है। तो ये इतना लंबा जो एंड होता है उस एंड को काट करके छोटा किया जाता है। तो ये प्री मैसेंजर आरएनए जब आफ्टर ट्रिमिंग थ्री एंड, ये इसका 5 एंड, यहाँ पे मिथाइल 7 ग्वानिसिन कैपिंग, और यहाँ से ये काट करके छोटा कर देंगे, और ये पीछे का जो प्रोसेस जो है ये काट के अलग कर दिया जाएगा। तो इसे हम कहते हैं ट्रिमिंग, ट्रिम्ड कर दिया उसको। तो अब ये हो गया छोटा, ना। अब जो थर्ड स्टेप आती है वो थर्ड स्टेप वो है एडिंग। है ना, क्या है एडिंग? एडिंग का मतलब ये है कि थर्ड एंड पर पॉली एडेनिन की एक लंबी चेन ऐड की जाती है, जोड़ी जाती है। पॉली ए चेन।
हम देखते हैं कि इस प्री मैसेंजर आरएनए का 5 एंड जो है वो सिक्योर हो गया कैपिंग करने से। एक तो काफ़ी लंबा एंड था, उसको काट के छोटा कर दिया, अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट होती उसको, मान लो ट्रांसलेट भी होता तो वो भी इसको काट के छोटा कर दिया। अब चूंकि थर्ड एंड छोटा हो गया, इसको एंड भी फ्री है, तो राइबोन्यूक्लियो एंजाइम इसको डिग्रेड कर सकते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस मैसेंजर आरएनए की स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए इसमें पॉली ए की चेन जो है वो इस एंड पर अटैच की जाएगी, है ना, जिससे ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ दी जीन्स में, मेमल्स में, अदर्स में पॉली एडिनेशन होता है, चेन एड होती है। लेकिन यदि हम देखें इसमें हिस्टोन के मैसेंजर आरएनए में, तो उसमें पॉली ए चेन नहीं पाई जाती है ना। तो ये इसकी स्टेबिलिटी के लिए है, इसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए। लेकिन अब ये जुड़ेगी कैसे, ये बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है इसका। तो पॉली ए चेन जुड़ने के लिए हम देखते हैं कि इसके थर्ड एंड पर कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स वो मिल करके काम करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इसका ट्रांसक्रिप्ट जो है कि जब डबल स्ट्रैंड डीएनए के 3 to 5 स्ट्रैंड पर जो प्री मैसेंजर आरएनए बनता है, तो ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है। और अपोजिट स्ट्रैंड जिसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, या इसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं हम। इसका ऑपोजिट जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड या इसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं इसको, कोडिंग स्ट्रैंड को। तो ये जो मैसेंजर आरएनए बना है, जो ट्रांसक्राइब हुआ है, अब चूंकि यूकैरियोट्स के अंदर टर्मिनल सीक्वेंस नहीं होती, तो थर्ड एंड की तरफ पॉली ए की चेन को कैसे ऐड किया जाएगा। अब इस थर्ड एंड के आगे की जो सीक्वेंस होती है वो अपस्ट्रीम सीक्वेंस होती है, और पॉली एडिनेशन में कम से कम 50 से लेकर के 250 तक न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसकी थर्ड एंड के ऊपर अटैच किए जाते हैं, 52 250 के आसपास। लेकिन अब यहाँ ये पता नहीं चल रहा है कि जब एंड नहीं है तो इसको अटैच कहाँ किया जाए। तो हमने पहले इसमें अभी डिस्कस किया था कि यूकैरियोटिक प्री मैसेंजर आरएनए के थर्ड एंड से पहले, यानी कि अपस्ट्रीम सीक्वेंस की तरफ कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस पाई जाती है। वो सीक्वेंस AAU AAA, ये ऐसी सीक्वेंस ये 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सीक्वेंस होती है। ये सिग्नल सीक्वेंस कहलाती है, स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस। ये कहाँ है, इसके थर्ड एंड से आगे अपस्ट्रीम रीजन की तरफ। और इस सिग्नल सीक्वेंस और थर्ड एंड से दोनों के बीच में GU या U रिच सीक्वेंस पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी, ग्वानिन
या यूरेसिल या फिर यूरेसिल जहाँ बहुत ज़्यादा हो, तो ये सीक्वेंस यहाँ पाई जाती है GU है ना। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर स्पेसिफिक एक साइट पाई जाती है। ये साइट जो है वो पॉली ए साइट कहलाती है, यानी कि वह साइट जहां पर एडेनिन अटैच होते हैं, अटैच होने हैं, है ना। और इनको अटैच कराने के लिए स्पेसिफिक जो एंजाइम होगा, उस एंजाइम का नाम है पॉली एडेनिन पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम, शॉर्ट में हम उसको PAPB कह लेते हैं, पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये तो हमने स्ट्रक्चर देखी है कि उस प्री मैसेंजर आरएनए के थर्ड एंड की तरफ जहां पर बहुत सारे एडेनिन अटैच होने हैं। अब अटैच होने में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स के फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होंगे? एक है इसमें 3 से 4 क्लीवेज पॉली एडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर। ठीक है, क्या कहेंगे? क्लीवेज पॉली एडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर्स, इनकी संख्या होती है 3 से 4। और दूसरा जो GU या U रिच रीजन के आकर के अटैच होते हैं, ये 3 से 4 फैक्टर ये होते हैं क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो एक तो है क्लीवेज पॉली एडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर्स, इनकी संख्या 3 से 4 होती है। ऐसे ही क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स जो कि 4 होते हैं। ये दोनों फैक्टर जो हैं ये अपनी अपनी जगह पे अटैच हो जाते हैं। ये तो जुड़ेंगे उस सिग्नल सीक्वेंस पे स्पेसिफिक AAU AA पे, और ये कहाँ जुड़ेंगे? GU या U रिच सीक्वेंस पे क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर जुड़ेंगे। और ये दोनों आपस में क्या करते हैं? बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो बॉन्डिंग करने से क्या होगा? यहाँ पर एक लूप बन जाएगी, एक लूप बन गई है ना। ये लूप जो है वो किससे बनी? RNA लूप, इन दोनों फैक्टर के आपस में बॉन्डिंग करने से बन गई। अब क्या है, कुछ क्लीवेज फैक्टर फर्स्ट और क्लीवेज फैक्टर सेकेंड, ये फैक्टर इस GU रिच रीजन से अपस्ट्रीम रीजन और पॉली ए साइट के बिल्कुल करीब होते हैं। जहां पर एडेनिन अटैच होने होते हैं उसके जस्ट पास में क्या होंगे? क्लीवेज यानी तोड़ना, है ना। तो क्लीवेज करने वाले फैक्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों इसके पास में अटैच होंगे, ठीक है। और ये यहां से इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करते ही क्या होगा? कौन सा एंजाइम आएगा एडेनिन जोड़ने के लिए? PAP। तो PAP एंजाइम जो है वो यहां पे अटैच हो जाएगा, PAP। ये PAP एंजाइम बहुत सारे एडेनिन अटैच करेगा, मल्टीपल। तो पूरी एक चेन जो है वो थर्ड एंड की तरफ अटैच करता जाएगा, ठीक है। थर्ड एंड मिल गया इसको, तो 5 to 3 डायरेक्शन में ये अटैच करता जाएगा, तो लंबी चेन बना लेगा ये। तो ऐसे ये थर्ड एंड पर
50 से लेकर के 250 तक न्यूक्लियोटाइड जो है एडेनिन के अटैच कर देगा, क्योंकि इसका काम यही है, पॉली एडेनिन पॉलीमरेज एंजाइम है ये। ऐसे करते करते ये क्या करेगा, काफ़ी लॉन्ग अटैच कर देगा, पॉली ए की चेन बना देगा यहाँ पे। और ये जो एंजाइम है PAP, ये इधर से यूँ घूम के इससे इंटरेक्ट कर लेगा, ठीक है, इस साइड से। तो दोनों तरफ से ये यहाँ से अटैच है ही, जो कि आगे चेन बना रहा है, तो यहाँ पे ये लूप बना लेगा। और इस लूप के ऊपर कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, वो अटैच हो जाते हैं, उसे कहते हैं पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन सेकेंड, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन सेकेंड, है ना। इसका काम होता है रेगुलेट करने का काम, ठीक है, कि जो पॉली एडिनाइलेशन होता है, एडिनाइलेशन की प्रोसेस को नियमितीकरण करना, नियमन करना। तो इस प्रकार एक लंबी एडेनिन की चेन जो है वो थर्ड एंड पे अटैच हो जाती है। इसका काम क्या है कि उस मैसेंजर RNA को स्टेबिलिटी या स्थायित्व प्रदान करना, पहला काम, और साथ ही साथ कि वो उसको जेनेटिक लॉस होने से भी बचाने का काम भी करते हैं। नहीं तो क्या होगा, जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो इसको थर्ड एंड को डिग्रेड कर देंगे, जिससे जेनेटिक लॉस भी हो जाता है। तो ये हो गया इसका एडिंग की स्टेप। अब स्टेप कौन सी रहेगी, लास्ट स्टेप स्प्लाइसिंग की। फोर्थ स्टेप यह है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग जो है, इसका मतलब ये है कि प्री मैसेंजर RNA में उपस्थित इंट्रॉन्स को बाहर निकालना। प्री मैसेंजर RNA में जो इंट्रॉन्स है उसको बाहर निकालने का काम। तो अभी थर्ड स्टेप तक हमने ये देख लिया कि 5 एंड और 3 एंड। 5 एंड पर मिथाइल 7 ग्यूनोसिन के रूप में कैप अटैच हो गई, और थर्ड एंड पर पॉली ए चेन अटैच हो गई। तो ये प्रोटेक्ट हो गया, ट्रिमिंग भी हो गई, छोटा हो गया। अब जो है वो स्प्लाइसिंग का काम है। तो स्प्लाइसिंग से पहले स्प्लाइसिंग कहाँ होगी, अब बीच के रीजन में। भाई लीडर रीजन, लीडर सीक्वेंस और टेलर दोनों प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब है उस मॉलिक्यूल के बीच का पोर्शन, जिसे हम प्रोटीन कोडिंग पार्ट भी कहते हैं या सीक्वेंस कहते हैं, उसके ऊपर काम होना है। वो अब प्रोसेसिंग बाकी है, वो हो रही है स्प्लाइसिंग। ये भी हम देख चुके हैं कि उसमें से इंट्रॉन के पार्ट हट जाएंगे और एक्सॉन सारे आपस में जुड़ जाएंगे, यही होना है इसमें। अब उससे पहले हम ये देखेंगे कि एक्सॉन और इंट्रॉन जो है वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यदि इसकी एक स्ट्रक्चर को हम इस पेज में देखें, इस डायग्राम के तहत, तो और बेहतर हम समझ सकते हैं। यहाँ पर ये सीक्वेंस 5 एंड लीडर, ठीक है, और यहाँ पे हम जानते हैं कि हमने मिथाइल 7 ग्यूनोसिन जो है वो अटैच कर रखा है। और थर्ड एंड जो है जिसमें
पॉली ए की चेन अटैच है थर्ड एंड पे। अब इस बीच में एक्सॉन 1 यहाँ तक। आगे यदि हमने देख लिया इसमें यहाँ पे इंट्रॉन 1 और नेक्स्ट एक्सॉन 2, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब एक इंट्रॉन और दोनों तरफ एक्सॉन है, तो इंट्रॉन के अपस्ट्रीम रीजन की तरफ यहाँ पे जो साइट है, ये साइट कहलाती है 5 एंड स्प्लाइस जंक्शन। 5 एंड की ओर का है, 5 एंड स्प्लाइस जंक्शन। और ये जो है ये इंट्रॉन का 3 एंड है और एक्सॉन का फर्स्ट ये 5 एंड है, तो इसको हम कह रहे हैं 3 एंड स्प्लाइस जंक्शन। ठीक है, हम इंट्रॉन की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि इंट्रॉन का 5 एंड, इंट्रॉन फर्स्ट का ये इधर 5 एंड, ये इसका 5 एंड है, तो एक्सॉन का फर्स्ट का 3 एंड है, और इंट्रॉन का जो 3 एंड है वो एक्सॉन फर्स्ट का 5 एंड आ रहा है। तो 2 जंक्शन है जहां से ये स्प्लाइस हो सकता है इंट्रॉन, है ना। अब 5 एंड की तरफ कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे इसकी न्यूक्लियोटाइड है, वो है G एंड U। ठीक है, और थर्ड एंड की तरफ A एंड G। तो 5 एंड पर GU और थर्ड एंड पर AG, जो कि इसके इंट्रॉन की समाप्ति को इंडिकेट करता है, यानी कि इसका एंड आ गया इंट्रॉन का। स्टार्टिंग हो रही है GU से। इससे पहले एक सीक्वेंस पाई जाती है स्पेसिफिक यहाँ पे। इस सीक्वेंस को यदि हम देखें ये सीक्वेंस इस टाइप की सीक्वेंस YACURAY, ये कहलाती है ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस। ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस। इसमें Y जो है वो है पायरिमिडिन, R जो है वो है प्यूरिन, और U का मतलब कोई सा भी बेस। ठीक है, Y पायरिमिडिन, R प्यूरिन और U का मतलब कोई सा भी बेस। तो इस सीक्वेंस में A जो है ये इनका ब्रांच पॉइंट न्यूक्लियोटाइड है। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है, कहाँ पे है प्रेजेंट, कि इसके थर्ड एंड स्प्लाइस जंक्शन से अपस्ट्रीम रीजन की तरफ है, इंट्रॉन में पाई जाती है। तो इसका बड़ा महत्व है, आगे हम देखेंगे, क्योंकि जब स्प्लाइसिंग होगी तो ये जो सीक्वेंस है ये मुड़ करके लूप बनाएगी। तो इस सीक्वेंस का और इस ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस और ब्रांच पॉइंट न्यूक्लियोटाइड, जिसे हम एडेनिन कह रहे हैं, इसका बड़ा महत्व है। तो अगली स्टेप में जब स्प्लाइसिंग स्टार्ट होगी तो स्प्लाइसिंग 2 तरीके से होती है। एक तो है सेल्फ स्प्लाइसिंग और दूसरा जो है वो है बाय स्प्लाइसियोसोम। 2 तरीके से स्प्लाइसिंग, सेल्फ स्प्लाइसिंग और स्प्लाइसियोसोम। सबसे पहले हम देख रहे हैं सेल्फ स्प्लाइसिंग। सेल्फ में
यानी कि ये ऑटोमेटिक खुद ही इंट्रॉन जो है वो मूव करके बनाएंगे। तो अब इसमें हम देखते हैं सेल्फ में ये जो ब्रांच पॉइंट है इसको एडेनिन हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब मैं इसी को ही थोड़ा एनलार्ज कर लेता हूँ और दोनों एक्सॉन जोड़ के अगली स्टेप में क्या होगा, आप देखिएगा ये आगे की तरफ इसका एक्सॉन 2 और यहाँ पे एक्सॉन 1। एक्सॉन 1 अलग हो जाएगा, तो ये एक्सॉन का 5 एंड, ये इसका 3 एंड फर्स्ट का, और ये इंट्रॉन का जो 5 एंड था ये मूव करके उस ब्रांच पॉइंट यहाँ पेयरिंग कर लेता है। तो इस प्रकार ये जो इंट्रॉन जो है ये एक लूप बनाता है, और जो स्ट्रक्चर बनाता है इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लेरिएट स्ट्रक्चर। लेरिएट का मतलब, लेरिएट ऐसा देखते हैं जैसे एक बछड़ा जो होता है गाय का, उसको बांधने वाला जो रस्सा होता है उसके जैसा है ना, ऐसा माना जाता है। तो लेरिएट जो है सीक्वेंस ऐसी लूप बना लेता है इंट्रॉन की, यहाँ से जुड़ा हुआ। इसके बाद में क्लीवेज एंजाइम जो होते हैं, उस क्लीवेज एंजाइम की सहायता से यहाँ से ये अगेन ब्रेक होगा, और ये दोनों एक्सॉन जो है वो आपस में यहाँ आकर के एक्सॉन फर्स्ट और एक्सॉन सेकंड ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और इंट्रॉन जो है वो लेरिएट फॉर्म में बाद में लीनियर हो जाएगा और फिर धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये तो है कि एक सेल्फ स्प्लाइसिंग है अपने आप, कोई प्रोटीन या एंजाइम इसके अंदर, प्रोटीन जो है वो या बॉडी जो है वो इसमें मिल करके इसको नहीं करवाती है। ऑटोमेटिक इस इंट्रॉन की स्ट्रक्चर जिसमें जीयू जो होता है वो इसके ब्रांच पॉइंट न्यूक्लियोटाइड से पेयरिंग करता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो पेयरिंग होती है, ये पेयरिंग जो है ये भी एक अनयूजुअल पेयरिंग होती है, क्योंकि यहाँ जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते हैं, ये ग्वानिन जो जुड़ता है वो एडेनिन के शुगर के 2 नंबर कार्बन पे अटैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2,5 लिंकेज होती है फॉस्फोडाइएस्टर की, जबकि होनी क्या चाहिए 3,5 लिंकेज। तो ये भी एक अनयूजुअल 2,5 लिंकेज होती है, अनयूजुअल 2,5 लिंकेज होती है। तो ये तो हो गया सेल्फ स्प्लाइसिंग। अब इसी प्रकार अन्य भी इंट्रॉन्स जो होते हैं वो हट जाते हैं और एक्सॉन एक्सॉन जुड़ते जाते हैं, तो एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं स्प्लाइसियोसोम की। स्प्लाइसियोसोम जो है वो एक बॉडी है जो कि कई राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, जिसे हम कहते हैं आरएनपीस, बाई स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम के द्वारा स्प्लाइसिंग। कई सारे आरएनपीज होते हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, और ये कहलाते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, या इसको हम
SN RNPs भी कहते हैं, या फिर इसका एक नाम और भी है स्नर्फ्स, ठीक है, किसी भी नाम से होगा। तो ये जो स्नर्फ्स या SNRMP जो होती है, ये प्रोटीन की कई सब यूनिट्स से मिलकर के इस बॉडी का निर्माण करती है। एक स्प्लाइसियोसोम में यदि हम देखें तो U1 से लेके 6 तक इसके फैक्टर पाए जाते हैं, ठीक है। तो 1 to 6 जो होते हैं, इनके हर एक के साथ में इनके अलग अलग प्रोटीन्स के 8 से 10 जो है वो सब यूनिट इनकी अपनी विशिष्ट होती हैं और ये मिल करके बॉडी बनाते हैं। तो U1 का अपना SNRPs होता है, U2 का अपना होता है, 3 का अपना होता है, लेकिन U4 और U6 जो होते हैं, इनके स्नर्फ्स जो होते हैं वो RNPs लगभग सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, है ना। तो ये जो है मिल करके एक बॉडी बनाते हैं और इस बॉडी की सहायता से स्प्लाइसिंग होती है या इंट्रॉन्स को निकाला जाता है, इसलिए इसको स्प्लाइसिंग को बाई स्प्लाइसियोसोम स्प्लाइसिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये करता कैसे है स्प्लाइसिंग। वही हम एक्सॉन और इंट्रॉन्स का एग्जांपल लेंगे कि 5 एंड 3 एंड हम यहाँ पे एक्सॉन 1, इंट्रॉन 1 और यहाँ हम एक्सॉन 2 का एग्जांपल, यही सीक्वेंस जो हमने देखी यहाँ पर पहले कि G एंड U जो इसका थर्ड एंड स्प्लाइस जंक्शन, 5 एंड स्प्लाइस जंक्शन, और थर्ड एंड पर A एंड G होता है। स्प्लाइस जंक्शन, और ये इसका 5 एंड स्प्लाइस जंक्शन, ठीक है। एक्सॉन फर्स्ट, एक्सॉन सेकंड और बीच में हो गया इंट्रॉन फर्स्ट। अब सबसे पहले इसमें फैक्टर अटैच होगा, वो होगा U1, फैक्टर अटैच होगा U1। तो U1 फैक्टर जो है वो अटैच होगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा फैक्टर जो है वो इसका U6, वो अटैच होता है इंट्रॉन के थर्ड एंड स्प्लाइस जंक्शन पे। अब U1 और U6 ये आपस में लूप का फॉर्मेशन करके कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर ये बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर जिसमें आपको इंट्रॉन और एक्सॉन की जो है वो स्थिति इस प्रकार से नजर आएगी। ये एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा U1 और इधर से भी आप देखेंगे तो ये आपको U6, ठीक है। तो यहाँ पे AG और ये GU, ये ऐसे लूप बना देगा। अभी तक ये इनएक्टिव फॉर्म है। अब इसके बाद में क्या होगा, कुछ फैक्टर अदर
U4, U6, ये RNP जो है ये मिल जाएंगे और मिल करके एक बॉडी बनाएंगे। और इनके साथ में ही U5, U2 है यहाँ पे, U1 और AG पे U2 अटैच होगा और यहाँ पे U4 एंड 6 जो है वो आपस में मिल करके एक बॉडी बनाएंगे। 4, 6, 5 के साथ अटैच होगा और मिल करके ये U4, U6 और U5 ये पूरी जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ अटैच होते ही U5 जिस पे आपको यहाँ से ये पूरी बॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ अटैच हो जाएगा। तो अभी तक जब ये अटैच हो जाएंगे तब तक भी ये स्प्लाइसियोसोम जो है पूरा ये इनएक्टिव है। अभी ये स्प्लाइस नहीं करेंगे, इन दोनों को किसी भी जंक्शन साइट को तोड़ने का काम, क्लीवेज का काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर U4 जो है वो प्रेजेंट है। ज्यों ही यहाँ से U4 निकल जाएगा तुरंत बचा हुआ जितने भी RNPs है ये सारे इसको ये एक्टिव हो जाएंगे। तो इस फॉर्म में तो क्या है, ये इनएक्टिव है। ये ज्यों ही U4 बाहर निकल जाएगा देन ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होते ही ये क्या करेगा, एक्टिव होते ही ये तुरंत दोनों एक्सॉन्स को अटैच कर देगा, यहाँ से लाइगेट कर देगा, हटा देगा दोनों को और दोनों को आपस में जोड़ देगा। तो दोनों एक्सॉन्स 5 to 3 डायरेक्शन में एक्सॉन 1, एक्सॉन 2 दोनों लाइगेट हो जाएंगे। और ये जो है ये इस फॉर्मेट में लेरिएट फॉर्म में यहाँ से यहाँ पे ये GU ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन का 5 एंड, ये इंट्रॉन का 3rd एंड है ना। तो इंट्रॉन फर्स्ट जो है ये लूप फॉर्म में निकल जाएगा। अब इसके साथ में फिर धीरे धीरे RNP जो है वो इससे अलग हो जाएंगे और ये डिग्रेड हो जाएगा और ये दोनों लाइगेट हो गए, है ना। तो जो फैक्टर काम आ रहे हैं U1 एंड U2, U1 अटैच हो रहा है वो इसके 5 एंड स्प्लाइस जंक्शन पे, U2 अटैच हो रहा है 3 एंड स्प्लाइस जंक्शन पे। अब उसके बाद में ये लूप का निर्माण कर लेते हैं। देन इसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स U4, 6 एंड 5 का अटैच होता है। जब तक ये सारा कॉम्प्लेक्स एक साथ अटैच है तब तक ये इनएक्टिव है। ज्यों ही 4 RNP जहाँ से बाहर निकलेगा ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। एक्टिव आते ही ये दोनों एक्सॉन को जोड़ देगा, यानी एक्सॉन फर्स्ट का 5 एंड और एक्सॉन फर्स्ट का 3 एंड और एक्सॉन सेकंड का 5 एंड, ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। तो लाइगेट हो गए, जुड़ गए। तो ऐसे करके ये सारे एक्सॉन जो प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस वाले हैं ये जुड़ जाएंगे और जुड़ करके एक कंप्लीट एक मैच्योर मैसेंजर RNA का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि एक RNA मॉडिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है ये न्यूक्लियस में होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है, ठीक है। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में अधिकतर में पाई जाती है और हर एक जीन जो होता है वो ट्रांसक्राइब होता है, चाहे वो मैसेंजर RNA हो, चाहे वो राइबोसोमल RNA हो, चाहे वो ट्रांसफर RNA हो, वो सबसे पहले प्री मैसेंजर RNA के रूप में वो ट्रांसक्राइब होता है, जिसमें उसका 5 एंड भी अनप्रोटेक्टेड होता है, 3rd एंड भी अनप्रोटेक्टेड होता है और इसके बीच में भी
इसमें इंटरवेनिंग या इंट्रॉन के रूप में सीक्वेंसेस पाई जाती है, जिसको इस मॉडिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा एक बार काट छांट करके पूरा तैयार करके एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए के रूप में तैयार किया जाता है, या मैच्योर ट्रांसफर आरएनए के रूप में तैयार किया जाता है, या मैच्योर राइबोसोमल आरएनए के रूप में तैयार किया जाता है। और फिर ये वहाँ से मूव करके बाहर साइटोप्लाज्म में आता है, देन इसका ट्रांसलेशन होता है। तो ये है इसका आरएनए मॉडिफिकेशन प्रोसेस। बंद कर दो।